आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारी फार्मेसी फील्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कैसे स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन वर्ड है इसका मतलब होता है लॉ। ठीक है, जिसको आप अधिकार के नाम से भी कह सकते हैं, जो क्या करता है मेन रेगुलेशन और कंट्रोल पे काम करता है। कोई भी एक्ट है वो कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे उसको चलाया जाएगा और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और भी ये काम करता है जो पेशेंट्स हैं उनको जो भी ड्रग हम देते हैं, जो ड्रग रिसीव करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है उसको टेस्टेड करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और सेफ्टी रखते हैं, ताकि जो उसकी इफिकेसी है, जो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू है वो बढ़िया रहे, एडवर्स इफेक्ट कम रहे, या जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी रहे, क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, तो मेन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इसी पे काम करता है। दो वर्ड हो गए आपके कि वो जो एक्ट है, एक्ट को वो सही तरीके से चलाए रखता है और उसको कंट्रोल भी करता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट को हम ड्रग्स देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, उसकी क्वालिटी और उसको टेस्टेड इवैल्यूएटेड सारा काम करता है, ताकि वो पेशेंट के लिए सेफ रहे और उसकी अच्छी एफिकेसी रहे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया है 1901 से, बट 18वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे स्टोर्स खुल गए थे जो बाहर से दवाएं मंगाते थे और उसको सेल करते थे। बट क्या होता था, जो दवाएं हम बाहर से मंगाते थे यूके, फ्रांस, जर्मनी से, वो दवाएं हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, मतलब कि और वो महंगी पड़ती थी, कॉस्टली पड़ती थी, और पूरे देश में वो सप्लाई भी नहीं हो पाती थी। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहता था वो सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। जो पब्लिक की डिमांड थी कि वो मेडिसिन की, वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। तो 1901 में आचार्य पीसी राय ने एक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क के नाम से एक स्मॉल फैक्ट्री खोली, जहाँ पे वो कुछ मेडिसिन को स्टार्ट कर दिए बनाना। फिर 1903 में आपका प्रोफेसर टी.के. गज्जार ने एक स्मॉल फैक्ट्री खोली, ठीक है, जो महाराष्ट्र में थी, और एक दूसरी कंपनी खोली वहाँ पे वडोदरा में, जिसको हम एलेम्बिक केमिकल वर्क के नाम से कहते थे। वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कुछ फार्मास्यूटिकल्स को बनाना। ठीक है ना। फिर जो आपकी 10th सेंचुरी आई तो उसमें क्या हुआ कि जो दवाएं तो वहाँ पे बनना शुरू हो गई थी, लेकिन दवाओं को कंट्रोल करने के लिए या हमारी फार्मेसी फील्ड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन सही नहीं था। कुछ रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे लाए भी गए थे, जैसे आपको ओपीएम एक्ट 1878, पॉइजन एक्ट 1919, डेंजरस एक्ट 1930, ये सब आपके अफीम, चरस, गांजा, इन सबको रोकने के लिए लाए गए थे। बट लेकिन ये सब बहुत इनएडिक्वेट, मतलब कि सही तरीके से एग्जिस्ट नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था, और सही तरीके से इसको चलाया नहीं जा पा रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे गवर्नमेंट ने कई तरह के अलग अलग काम किए, जिससे कि फार्मेसी फील्ड को बनाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठाया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 में। ठीक, 1935 में आपका द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बना। 1940 में आपका ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन बना, जिसने जहाँ पे ये सब ने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई इस फार्मेसी फील्ड को बनाने के लिए। अब देखिए, इसके बाद की जो हिस्ट्री आपको लिखना है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, फार्मेसी एक्ट, एमटीपी एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, जितना भी आपके पास एक्ट है उन सभी एक्ट को इसके बाद आप लिख सकते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, ये आपका 1930 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके मेन चेयरमैन थे कर्नल R.N. चोपड़ा। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसको उन्होंने 1937 में असेंबली में सबमिट किया, और वहां से इन्होंने ड्रग बिल 1940, फार्मेसी बिल 1948 को बनाया। मेन यहाँ पे देखिए, जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है वो इंडिया में ड्रग की क्वालिटी और फार्मेसी प्रोफेशन दोनों पे इन्होंने स्टडी किया कि उस समय ड्रग की क्वालिटी क्या जा रही है मार्केट में, जो हमारे देश में है वो ड्रग की क्वालिटी क्या है, और फार्मेसी प्रोफेशन कैसा है, कि जो हम दवाएं पेशेंट को देते हैं क्या वो सही तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो जो ड्रग की क्वालिटी है वहाँ पे देखा जा रहा था कि लो क्वालिटी है, कि सब स्टैंडर्ड का मतलब जो स्टैंडर्ड से नीचे हो। ठीक है, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स थी, केमिकल्स था। ठीक है, जो आप ब्रिटिश इंडिया 1930 की बात है, तो उस जमाने में जो ड्रग की क्वालिटी को वहाँ पे चेक किया गया, और ये भी देखा गया कि ड्रग कहाँ से आपका इंपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, इन सभी को बहुत ही बारीक तरीके से स्टडी किया गया।
ठीक है। और भी वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटी थी रेगुलेटिंग द फार्मेसी प्रोफेशन की, कौन सी ऐसी चीज़ को लाया जाए जो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करे। उस ज़माने में क्या होता था कि ऐसे कोर्स थे आपके केमिस्ट, ड्रगिस्ट नाम से, ठीक है। उसमें कुछ आपको कोई बेसिक स्किल नहीं सिखाया जा रहा था, केवल वहाँ पे आप अगर आप इंग्लिश पढ़ना जान गए हैं, समझना जान गए तो वो सफिशिएंट था आपको फार्मेसी चलाने के लिए। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश आ गई है तो आप दवाओं को दे सकते हैं, लेकिन ये तो कोई आपकी बेसिक स्किल हुई नहीं कि आप एक ड्रग दे रहे हैं किसी पेशेंट को। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल्स रहनी चाहिए, आपको पता रहनी चाहिए ड्रग काम कैसे करती है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या है उसका, ठीक है ना। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी किया। यहाँ पे कमेटी ने रिकमेंड किया कि ट्रेनिंग और इंडियन फार्माकोपिया को बनाया जाए जो पेशेंट के फार्मास्यूटिकल केयर में हेल्प करे और उसको इम्प्रूव करे, ठीक है ना। तो मेन इस इंक्वायरी का मेन मोटो है कि ड्रग बिल एक्ट, ठीक है, जो आपका बन जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन जाता है आपका, फार्मेसी बिल जो आपका फार्मेसी एक्ट बन जाता है जो एजुकेशन के लिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका मेन ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी के लिए होता है, और जो फार्मेसी एक्ट हो जाता है वो आपकी एजुकेशन के रिलेटेड हो जाता है। तो हो गया ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी। नेक्स्ट है आपका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये आपका 1946 में लाया गया। इसके चेयरमैन थे सर जोसेफ बोर, इसको बोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कमेटी मेन काम किया प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जो रेगुलेशन आ रहे थे वो रेगुलेशन पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उस फ्रेमवर्क पे इन्होंने स्टडी की कि उस लायक उस रूल्स को बनाया जाए कि वो पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने जो प्रैक्टिस के लिए बात की, जैसे कि जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब कि जो आप जैसे आप रिफॉर्म करते हैं तभी जाके आप फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे ड्रग आप दे सकते हैं। तो इन्होंने लिमिटिंग कर दिया, मतलब कि जो आपके क्वालिफाइड पर्सन हैं वही लोग फार्मेसी की प्रैक्टिस करेंगे और प्रोफेशनल एक्टिविटी में आ पाएंगे, बाकी इनके अलावा और कोई, ठीक है। ये इसके अलावा ये इम्प्रूविंग फार्मेसी एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो फार्मेसी का स्टैंडर्ड है उसको भी इन्होंने इम्प्रूव किया, मतलब कि जो सिलेबस है उसमें भी इन्होंने कुछ चीज़ों को ऐड किया, उसको और अच्छा बनाया। उन्होंने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाने का भी एक सुझाव दिया ताकि जो एजुकेशन है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए। मतलब कि अगर आप एक सेंट्रल में अगर आप खोल दे रहे हैं फार्मेसी काउंसिल तो वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि हर जगह वो सारी चीज़ देख ले, इसलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हर एक स्टेट में बनाया गया ताकि वो हर एक जगह का एजुकेशन अच्छी तरीके से देख के उसको चला सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडियन फार्माकोपिया कमेटी भी बनाएगी, जहाँ पे आपका 1955 में फर्स्ट एडिशन भी लॉन्च किया गया जो आपका आईपी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने फार्मेसी एक्ट के बारे में भी काम किया, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश किया जो फार्मेसी प्रोफेशन को इंडिया में रेगुलेट कर सके। ये मेन स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाए और इसी फार्मेसी एक्ट के द्वारा एजुकेशन रेगुलेशन को भी लाए। एजुकेशन रेगुलेशन में क्या होता है, आपका जो सिलेबस आपका है, आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम्स करना है, ठीक है, वो सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाथी कमेटी, ये 1974 में आया। इसके चेयरमैन थे आपके मिस्टर जय सुखलाल हाथी और इसमें 5 मेंबर और भी थे जो आपके पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफिस के और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे, ठीक है, वो सारे लोग इसमें ऐड। ये आपकी पहली ऐसी कमेटी थी जो रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो एक ग्रोइंग डिमांड थी मेडिसिन की, उन्होंने इंडस्ट्री पे मेन काम किया और उसके साथ साथ जो प्राइस है, ड्रग की क्वालिटी है, उसको भी इन्होंने कंट्रोल करने पे काम किया। मतलब कि जो इंडस्ट्री का प्रोग्रेस है, स्टेटस है कि हमारे देश में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मेजर, ड्रग प्राइसिंग, इन सभी पे इन्होंने काम किया, ठीक है ना। मतलब कि ड्रग की हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे तरीके से कैसे होगी, टेक्नोलॉजी उसमें कैसे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ जो ड्रग की प्राइसिंग है, क्वालिटी है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो इनकी जो कमेटी थी उन्होंने 1975 में एक रिपोर्ट दिया जिसमें 224 8 चैप्टर उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने पूरे रिपोर्ट में सारा चीज़ वहाँ पे इंटर किया था कि इंडस्ट्री में क्या है, कैसे है, ड्रग की प्राइस कैसे है, वो सारा चीज़ यहाँ पे उन्होंने इंटर किया था। नेक्स्ट आपका हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये आपका 1959 में आया। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए.एल. मुडलियर और ये 1959 में सेटअप हुआ था। तो मेन हेल्थ सेक्टर पे काम किया था, ठीक है, जहाँ से वो पब्लिक को हेल्थ प्रोवाइड कर सके। ये एक काम और इन्होंने किया था जो बोर कमेटी ने, जो अभी पीछे आपने पढ़ा, बोर कमेटी का जो रिपोर्ट था उस पर भी इन्होंने काम किया कि उसको स्टडी किया। मेन इनका 2 प्लान था। पहला प्लान था डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ सर्विस है जैसे आपका हो गया हॉस्पिटल्स, ठीक है, पीएचसी, सीएचसी
ये सारा चीज़ हो गया। उस पे इन्होंने काम किया कि वहाँ से हम कैसे पेशेंट को अच्छे तरीके से चीज़ों को, मेडिसिन को प्रोवाइड करा सके। दूसरा, डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स। उस ज़माने में महामारी की तरह डिसीज़ फैलता था, उसको भी वो रोकने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे स्टडी किए कि कैसे हम डिसीज़ को रोक सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन है, यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा दिया, उसको स्ट्रेंथिंग किया ताकि वो और भी मजबूती से चले। और उसके साथ साथ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज रखने का एक काम किया। जैसे आपके यहाँ पे होते हैं रीजनल डिप्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, या आपके मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, जैसे आपके होते हैं ना सीएमओ, और हॉस्पिटल में आपके सीएमएस होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और सीएमओ में आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर। फिर नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ प्रोवाइडेड बाय पीएससी। जो पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है आपकी, वहाँ पे भी इन्होंने उसको भी पावरफुल बनाया ताकि वहाँ से हम पेशेंट को ट्रीट कर पाए, ठीक है। और इन्होंने to constitute an all Indian health service on the pattern of Indian Administrative Service। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके जरिए इन्होंने ऑल इंडियन हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया, जहां से पूरे देश में डिसीज को कंट्रोल किया जाए और हेल्थ सर्विस को और भी अच्छा बनाया जाए। इसी तरीके से कई सारी कमिटीज़ बनी और कई सारे कमेटी ने अलग अलग प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस किया, प्रॉब्लम्स को स्टडी किया और उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाए। तो हर एक कमेटी ने अपना यहाँ पे बहुत योगदान दिया है। जो भी एक्ट हम आज पढ़ रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, वही कमेटी ने बनाया है, इसलिए हम आज उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद होगी कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।